गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो बुआरे आज हम लोगों को बात करना है कॉलिजन थ्योरी फॉर रिएक्शन रेट्स, यानी कि अभिक्रिया आवेगों के लिए टक्कर का सिद्धांत। बुआरे यहां पर एक चीज ध्यान देना है बुआरे, आगे हम लोग एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी पर भी बात करेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन पर भी बात करेंगे। बुआरे थोड़ा सा यहां पर सबसे पहले आप लोग थोड़ा एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, थोड़ा सा। चलिए इस ग्राफ को समझने का पहले प्रयास कीजिए। एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हम लोग बुआरे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को ले रहे हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की प्रगति। और वाई एक्सिस पर बुआरे पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है बुआरे। अब आप समझिए कि एक रिएक्टेंट ए है, ठीक है। फर्ज कीजिए इस रिएक्टेंट की ऊर्जा जो है ये ER है। ये फर्ज कीजिए रिएक्टेंट्स का इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। ये रिएक्टेंट्स का जो है एनर्जी यानी कि ER है, ठीक है बुआरे। अभी ये रिएक्टेंट्स इस स्थिति में नहीं है कि प्रोडक्ट में चेंज करे। इसको आप ऐसे समझिए कि एक एनर्जी बैरियर है बुआरे, ये आपका एनर्जी बैरियर है जिसको हम लोग ऊर्जा अवरोधक कहेंगे हिंदी में। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस एनर्जी बैरियर को पार करता है तो वो प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है बुआरे। और एक बात और भी जान लीजिए कि इस एनर्जी बैरियर के पिक पर जो एनर्जी है उसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसको हम ET से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बुआरे। आगे इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है बुआरे। और ये ER जो देख रहे हैं बुआरे, ये इसका इंटरनल एनर्जी है, सिंपली इसको, ठीक है, नॉर्मल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स भी कह सकते हैं, अभिकारक की सामान्य ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो बुआरे ये तो है ना आपका नॉर्मल एनर्जी रिएक्टेंट्स का है। और इस रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए बुआरे कितना एनर्जी चाहिए? इतना एनर्जी चाहिए। और ये जो पिक पर एनर्जी है बुआरे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि देहली ऊर्जा कहते हैं। तो बुआरे इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? देखिए बुआरे ये, और इस एनर्जी को, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इस एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं बुआरे। इस पर आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बुआरे ये नॉर्मल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स है। अब अगर रिएक्टेंट्स को इतना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाए, एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ एनर्जी मिल जाए, तो इस एनर्जी बैरियर को वो पार कर जाएगा, ठीक है। और फिर क्या बनाएगा बुआरे? ये क्या बना देगा? प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। यहां पर प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। ये बी बुआरे आपका प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत? तो बुआरे यहां पर आप एक चीज गौर कीजिए, इस प्रोडक्ट का जो एनर्जी है बुआरे, ये, इसको हम EP एज्यूम कर लिए, ठीक है। तो बुआरे यहां पर एक चीज आप और भी ध्यान दीजिए कि ये एनर्जी है रिएक्टेंट का, नॉर्मल एनर्जी। इसको इस एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए, ठीक है, ये है ना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा, इसको हम लोग ये का नाम दिए, जिसको एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। और फिर ये प्रोडक्ट बनाया। यानी कहने का मतलब है कि अगर रिएक्टेंट का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा तो ही वो प्रोडक्ट बना पाएगा, अन्यथा वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, ठीक है बुआरे। एक बात तो ये दिमाग में रह गया कि बुआरे कि रिएक्टेंट्स इस पोजीशन में नहीं होता है कि वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में चेंज कर सके, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए रिएक्टेंट का एनर्जी क्या होना चाहिए बुआरे? थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी देहली ऊर्जा के बराबर होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में रिएक्टेंट्स को जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया जाता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया जाता है, ऊर्जा की अतिरिक्त मात्रा दी जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बुआरे? सक्रियण ऊर्जा, या ठीक है एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसको हम लोग EA से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक तो बात बाउरे क्लियर है। अब हम लोगों को आज तो डिस्कशन करना है कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। थोड़ा सा बुआरे आप लोग 11th क्लास के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर आइए, गैसों का गति सिद्धांत।
जिसमें बुआरे आप लोगों को याद होगा कि फर्ज कीजिए कि ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी बनाता है। ये आपका बुआरे रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट है। तो बुआरे इस थ्योरी के एक पॉइंट में कहा गया है कि जब रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो वो आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं और इस टकराहट में उत्पाद देते हैं। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात, यहां पर एक चीज और भी कहा गया है कि सभी टक्कर उत्पाद नहीं देते हैं, बल्कि कुछ प्रभावकारी टक्कर होता है जिसमें कि उत्पाद प्राप्त होता है। चलिए वो थोड़ा सा हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। 11th क्लास में हम लोग बुआरे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़े थे। एक बात आप लोग ध्यान में लाइए कि बुआरे जब रिएक्टेंट्स ए और बी मिलकर एक प्रोडक्ट सी बना रहा होता है, तो जब रिएक्टेंट्स, ये आपका बुआरे रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक बात कहा गया था बाबूरे कि जब रिएक्टेंट्स, ठीक है, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, वो आपस में टकराते हैं और टकराहट में उत्पाद देते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह होता है कि सभी टक्कर में उत्पाद नहीं मिलता है, बल्कि कुछ प्रभावकारी टक्कर होता है, कुछ इफेक्टिव कॉलिजन्स होता है जिसमें कि उत्पाद प्राप्त होता है। यानी सिंपली बुआरे आप कह सकते हो कि व्हेन गैस मॉलिक्यूल कम्स इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड ड्यूरिंग कॉलिजन दे गिव्स द प्रोडक्ट, ठीक है। बट ऑल द कॉलिजन डू नॉट रिजल्ट द प्रोडक्ट, देयर इज ओनली सर्टेन इफेक्टिव कॉलिजन व्हिच गिव्स द प्रोडक्ट। एकदम सिंपल सा बात है बुआरे कि जब, ठीक है, गैस अणु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, टकराहट में उत्पाद देते हैं, लेकिन सभी टक्कर उत्पाद नहीं देते हैं, बल्कि कुछ प्रभावकारी टक्कर होता है जिसमें कि उत्पाद प्राप्त होता है। When gas molecule comes in contact with each other, they collide with each other, and during collision they gives the product. All the collision do not result the product. There is only certain effective collision which gives the product. ठीक ना बुआरे? तो कहने का मतलब है कि जब A और B आपस में नजदीक आया, इसके मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं और टकराहट में उत्पाद देते हैं, लेकिन सभी टक्कर से उत्पाद नहीं प्राप्त होता है, बल्कि कुछ प्रभावकारी टक्कर होता है, कुछ इफेक्टिव कॉलिजन्स होते हैं जिसमें कि प्रोडक्ट बनता है। इस बात को बाबूरे आप ध्यान में रखें। अभी हम लोगों को बात करना है कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। बुआरे यहां पर हम सिंपली ये कहना चाहेंगे कि ये जो थ्योरी था, ये थ्योरी बुआरे मैक्स स्ट्रॉज और विलियम लेविस के द्वारा दिया गया था। ये थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? मैक्स स्ट्रॉज एंड विलियम लेविस के द्वारा, विलियम लेविस के द्वारा दिया गया था। यानी दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मैक्स स्ट्रॉज एंड विलियम लेविस। बुआरे इस थ्योरी में कहा गया है, इस थ्योरी में रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स को क्या माना गया है बुआरे? हार्ड स्फेयर, कठोर गोला माना गया है। इस सिद्धांत में क्या कहा गया बुआरे? कि अभिकारक अणुओं को एक ठोस गोला की तरह ट्रीट किया गया है। अभिकारक अणुओं को ठोस गोला माना गया है जिसके परस्पर टक्कर से अभिक्रिया होती है। अभिकारक अणु को क्या माना गया है बुआरे? ठोस गोला, और जिसके परस्पर टक्कर से क्या होती है? उत्पाद प्राप्त होता है। तो चलिए बुआरे, ये तो आप जान ही गए कि ये जो कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट है, अभिक्रिया वेग का जो टक्कर सिद्धांत है, ये सिद्धांत बुआरे मैक्स स्ट्रॉज और विलियम लेविस के द्वारा दिया गया था। यानी दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मैक्स स्ट्रॉज एंड विलियम लेविस। बाबूरे इस थ्योरी का मेन फैक्ट्स क्या है, उस पर अभी हम लोग बात करते हैं। तो बाबूरे इसका सबसे पहला फैक्ट्स को आप ध्यान से देखिए। कहा गया है कि इस थ्योरी में अभिकारक अणुओं को क्या माना गया है बुआरे? ठोस गोला माना गया है, और जिसके परस्पर टक्कर से क्या होती है बुआरे? अभिक्रिया होती है। तो देखिए, कहा गया है कि इन दिस थ्योरी reactant molecules are assumed to be hard sphere and reaction is postulated takes place when molecules collide with each other। यानी कि अभिकारक अणुओं को ठोस गोला माना गया है, और ठीक है, जिसके परस्पर टक्कर से क्या होती है? अभिक्रिया होती है। एक बात और यहां पर ध्यान देने वाली बात है बाबूरे कि द नंबर ऑफ
collision per unit volume of the reaction mixture is called collision frequency. पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ कॉलिजन, ठीक है, होता है, ठीक है, प्रति एकांक आयतन में जो टक्करों की संख्या होती है वो बुआरे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कंपनावृत्ति भी इसको कहते हैं और इसको जेड से सूचित करते हैं। हिंदी में बाबू रे वैसा ही एकदम सिंपल वे में लिखा हुआ है कि इस सिद्धांत में अभिकारक अणुओं को ठोस गोला माना गया है जिसके परस्पर टक्कर से अभिक्रिया होती है, जिसके परस्पर टक्कर के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया का वेग प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या का समानुपाती होता है, जिसे कंपनावृत्ति कहते हैं और इसे जेड से सूचित करते हैं बुआरे। ये दूसरा पॉइंट देखिए, कह रहा है कि द कॉलिजन दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड इफेक्टिव कॉलिजन्स एंड दिस इफेक्टिव कॉलिजन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। यानी सिंपल सा बात यहां पर बुआरे कह रहा है कि जो अगर हम टक्कर की बात करें और यहां पर कह रहा है कि वह टक्कर जो उत्पाद का निर्माण करता है, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, वो कॉलिजन जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग इफेक्टिव कॉलिजन्स का नाम देते हैं। यहां पर उसको हम लोग इफेक्टिव कॉलिजन्स कहते हैं, यानी कि प्रभावकारी टक्कर कहते हैं। और ये जो प्रभावकारी टक्कर होता है दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हिंदी में भी वही लिखा हुआ है कि वह टक्कर जो उत्पाद का निर्माण करती है प्रभावकारी टक्कर कहलाती है, और प्रभावकारी टक्कर निम्नलिखित दो कारकों पर निर्भर करती है। तो अभी हम लोग इस दोनों फैक्टर पर, ठीक है, बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार और अपने दिमाग में इस कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स को ले आइए। एकदम सिंपल सा बात बाबूरे कि ये थ्योरी जो है मैक्स स्ट्रॉज और विलियम लेविस के द्वारा दिया गया था, और इस थ्योरी में कहा गया है कि अभिकारक अणुओं को ठोस गोला माना गया है, हार्ड स्फेयर माना गया है, जिसके परस्पर टक्कर से बुआरे अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट यही कह रहा है कि सिद्धांत में अभिकारक अणुओं को ठोस गोला माना गया है जिसके परस्पर टक्कर के फलस्वरूप क्या होती है बुआरे, अभिक्रिया होती है। अब कह रहा है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या का समानुपाती होता है, जिसे हम लोग कंपनावृत्ति कहते हैं और इसे जेड से सूचित करते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है बाबूरे कि वह टक्कर, वह कॉलिजन जो उत्पाद का निर्माण करती है, प्रोडक्ट का निर्माण करती है, उसको हम लोग इफेक्टिव कॉलिजन्स कहते हैं, प्रभावकारी टक्कर कहते हैं। और प्रभावकारी टक्कर दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, दो कारक पर निर्भर करता है बुआरे। तो इसमें सबसे पहला जो है बुआरे उसको हम लोग एनर्जी फैक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? सबसे पहला जो फैक्टर है बुआरे वो है एनर्जी फैक्टर, यानी ऊर्जा, ठीक है, कारक। और दूसरा जो फैक्टर होगा बुआरे उसको हम लोग कहेंगे, ठीक है, ओरिएंटेशन फैक्टर। अभिविन्यास कारक। बात को अभी समझिएगा, एकदम यहां एक सिंपल सा अप्रोच है बुआरे कि किसी भी रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स का कोलाइड होना बहुत जरूरी है, आपस में टकराना बहुत जरूरी है, और अगर उनके बीच प्रभावकारी टक्कर हो, इफेक्टिव कॉलिजन हो, तो वो प्रोडक्ट बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। तो बुआरे यहां पर इफेक्टिव कॉलिजन के लिए, प्रभावकारी टक्कर के लिए, ठीक है, दो कंडीशन है बुआरे। पहला क्या है? एनर्जी फैक्टर, और दूसरा क्या है? ओरिएंटेशन फैक्टर। या सिंपली आप समझ सकते हो, एक पहला जो है आपका एनर्जी बैरियर हो गया, दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर हो गया। तो बाबूरे एनर्जी फैक्टर की अगर हम बात करें, अभी जस्ट हमने बाबूरे डिस्कशन किया कि कोई भी अभिकारक डायरेक्टली उत्पाद में चेंज नहीं हो सकता है, है ना। अभिकारक को उत्पाद में चेंज होने के लिए अभिकारक की ऊर्जा जो है वो देहली ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए। यानी अगर रिएक्टेंट्स का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी देहली ऊर्जा के बराबर हो जाता है या उससे अधिक हो जाता है तो बुआरे वो उत्पाद बनाएगा। तो बुआरे ये आपका पहला फैक्टर हुआ। दूसरा ओरिएंटेशन फैक्टर, अभिविन्यास कारक। बुआरे इसमें भी हम लोग, अब इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसको आप यूं समझिए कि अगर रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहा है तो अगर बुआरे वो सही ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ अगर उनका कॉलिजन हो रहा है, यानी आप सिंपली समझिए कि उनके बीच अगर हेड ऑन कॉलिजन हो रहा है तो वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा।
अगर वो डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, सही तरह से एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, यानी उनका ओरिएंटेशन अगर बेहतर है, यानी सही ओरिएंटेशन के साथ वो अगर टकराते हैं तो ही वो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो बुआरे यहां पर दो बात याद रखिएगा, एनर्जी फैक्टर में अगर रिएक्टेंट्स का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के यानी देहली ऊर्जा के या तो बराबर हो जाए या उससे अधिक हो जाए तो वो प्रोडक्ट बनाएगा। और ओरिएंटेशन फैक्टर में अगर बाबूरे रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएगा तो उसके लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि वो क्या हो, प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करे, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होना चाहिए, हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए। तो चलिए बुआरे एनर्जी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर को आगे हम लोग डिटेल पर में हम लोग चलते हैं और देखते हैं। तो चलिए बुआरे हम लोग एनर्जी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर को डिटेल से स्टडी करते हैं। तो बुआरे एक बात तो यहां पर क्लियर हो गया कि अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इफेक्टिवली कोलाइड करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा। और यहां पर बुआरे हम लोग ये भी डिस्कशन कर चुके कि इफेक्टिव कोलिजन्स जो होता है बुआरे वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर हो गया एनर्जी फैक्टर, ऊर्जा कारक। अभी जस्ट बुआरे हमने आपको बताया कि प्रभावकारी टक्कर के लिए अभिकारक अणुओं की ऊर्जा क्या होनी चाहिए, ठीक है, देहली ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए। यानी टू अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल शुड पॉसेस एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है बुआरे, तो एनर्जी बैरियर के जो पिक पर एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है। और जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी उस पिक पर चला जाएगा यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगा या उससे अधिक हो जाएगा तो बुआरे वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये पहला कंडीशन यानी पहला फैक्टर एनर्जी फैक्टर। दूसरा फैक्टर में बुआरे ओरिएंटेशन फैक्टर, जस्ट अभी हम लोगों ने इसको भी डिस्कशन कर लिया कि अभिकारक अणु अगर सही दिक विन्यास के साथ आपस में टकराएंगे तो उत्पाद बनाएंगे, अन्यथा वो उत्पाद नहीं बनाएंगे। यानी कि अगर रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स का कोलिजन के टाइम पर सही ओरिएंटेशन नहीं होगा, उनके बीच हेड ऑन कोलिजन नहीं होगा, वो डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो क्या होगा बुआरे, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो चलिए इसको हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं बुआरे, HI, ठीक है। यहां पर बुआरे हम लोग ओरिएंटेशन फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम सबसे पहला केस 1 ले रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। फर्ज कीजिए कि ये बुआरे आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये बुआरे आपका आयोडीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब फर्ज कीजिए, ठीक है, इनके बीच कोलिजन होता है, ठीक है। ये H2 और I2 कुछ इस तरह से आकर के कोलाइड करते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और आयोडीन मॉलिक्यूल बाबूरे कुछ इस तरह से आपस में आकर के कोलाइड करते हैं। तो अब बताइए कि यहां पर क्या इस कोलिजन में प्रोडक्ट बनेगा? थोड़ा ध्यान से देखिए। वो अरे ये H2 और ये I2, ये दोनों मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से आकर के आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए वो अरे ये H और I, ये दोनों के बीच तो डायरेक्ट, ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल डायरेक्ट संपर्क में आया, डायरेक्ट दोनों के बीच कोलिजन हुआ। लेकिन ये H और ये वाला I मॉलिक्यूल क्या हुआ, इनके बीच किसी भी, तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए। देखिए ये H और I एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, लेकिन ये H और ये I एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आया। तो वो अरे यहां पर कभी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि बुआरे ये प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलिजन नहीं हो रहा है। इसको हम कभी भी हेड ऑन कोलिजन नहीं कहेंगे बुआरे। तो ये जो कोलिजन हो रहा है बुआरे, ये हो रहा है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलिजन हो रहा है। तो बुआरे ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलिजन हुआ और यहां पर बुआरे रिएक्शन नहीं होगा और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एकदम सिंपल सा बात है। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बुआरे और आयोडीन मॉलिक्यूल, और ठीक है, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में आकर के अगर आपस में टकराते हैं तो ये H और I तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं,
लेकिन ये H और ये I एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कॉलिजन नहीं कहेंगे, हेड ऑन कॉलिजन नहीं कहेंगे। तो ऐसे कंडीशन में बुआरे रिएक्शन नहीं होगा, हमारा प्रोडक्ट HI नहीं बनेगा। चलिए अब दूसरी स्थिति पर बात करते हैं, केस 2 पर बुआरे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब गौर कीजिए, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये आयोडीन का मॉलिक्यूल बुआरे, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में आकर के कोलाइड करते हैं। तो यहां पर देखिए बुआरे, ये इस H के साथ ये I कांटेक्ट में आ रहा है, इस HI के साथ, इस H के साथ ये I कांटेक्ट में आ रहा है। बुआरे यहां पर आप देख सकते हैं कि H2 और I2 मॉलिक्यूल के बीच क्या हो रहा है बुआरे, हेड ऑन कॉलिजन हो रहा है, ये दोनों के बीच सीधी टक्कर हो रहा है। तो बुआरे यहां पर आप देख सकते हैं, ये H2 और ये I2 दोनों के बीच बुआरे सीधी टक्कर हुआ, ठीक है। तो बुआरे यहां पर जो है कॉलिजन जो हो रहा है HI और, ठीक है, H2 और I2 मॉलिक्यूल के बीच क्या हो रहा है, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हो रहा है। तो यहां पर क्या होगा बुआरे, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कॉलिजन हो रहा है। और ऐसे कंडीशन में बुआरे यहां से जो है, ठीक है, ये HI और ये HI, दो मॉलिक्यूल HI बुआरे आपका बन जाएगा, ये H और ये I, ठीक है, ठीक है, और ये H और ये I, ये आपका प्रोडक्ट बन गया बुआरे। देखिए यहां से अलग हो गया। यहां पर जो बुआरे, इसको हम लोग हेड ऑन कॉलिजन का नाम देंगे, ठीक है। ये क्या हो रहा है बुआरे, हेड ऑन कॉलिजन, यानी कि ये सीधी टक्कर हो रहा है अभिकारक अणुओं के बीच, यानी कि प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कॉलिजन हो रहा है और यहां पर बुआरे प्रोडक्ट हमारा बनेगा। ये तो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट्स। तो फिर से एक बार गौर कीजिए बुआरे कि यहां पर हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच जो कॉलिजन हो रहा है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कॉलिजन नहीं हो रहा है। ये H और I तो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, लेकिन ये H और I एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं H2 और I2 मॉलिक्यूल आपस में क्या हो रहा है ना, दोनों के बीच सीधी टक्कर हो रहा है यानी कि हेड ऑन कॉलिजन हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में बुआरे कि ये HI और ये HI, ठीक है, दो मॉलिक्यूल HI फॉर्म करेंगे, यानी कि यहां पर प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कॉलिजन हो रहा है। तो बुआरे यहां पर हम उम्मीद करते हैं कि इस कॉलिजन थ्योरी में बुआरे एनर्जी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार हम रिपीट करना चाहेंगे, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे अधिक हो जाता है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट फॉर्म कर सकेगा। तो ये तो पहला फैक्टर हुआ एनर्जी फैक्टर। और दूसरा, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सही ओरिएंटेशन के साथ, सही अभिविन्यास के साथ आपस में टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। तो बुआरे ये दो फैक्टर, एनर्जी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर, काफी महत्वपूर्ण है इस कॉलिजन थ्योरी में, ठीक है बुआरे। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए बुआरे ओरिएंटेशन फैक्टर को एक और एग्जांपल से समझते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक रिएक्शन से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बाबू ये बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम लोग मिथाइल आयोडाइड, ठीक है, आप लोग ये मिथाइल आयोडाइड है, सभी बच्चे को पता है कि ये मिथाइल आयोडाइड अगर एक्वस QH या एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो बुआरे मिथाइल अल्कोहल बनाता है। देखिए ये K और I बाहर, और बुआरे यहां पर आपका मिथेनॉल यानी कि मिथाइल अल्कोहल बनता है। आगे बुआरे हम लोग वैसे 11th क्लास में हम लोग SN2 रिएक्शन पढ़ चुके हैं, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो बुआरे इस रिएक्शन के थोड़ा मैकेनिज्म पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए बुआरे मिथाइल आयोडाइड, ये आपका बुआरे मिथाइल आयोडाइड है।
और यहां पर भी ये OH माइनस बुआरे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब एक चीज यहां पर गौर कीजिएगा बुआरे, ठीक है, इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिए आप। इसमें पहला कंडीशन क्या बनता है बुआरे, CH3 I, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है बुआरे OH माइनस। देखिए बुआरे आयोडीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर डेल्टा माइनस है, इस कार्बन पर बुआरे डेल्टा प्लस है। अब आप एक चीज गौर कीजिए कि ये जो OH माइनस है बुआरे, इस OH माइनस, अगर ये OH माइनस चाहे, ठीक है, कि सामने से अटैक करना चाहे, फ्रंट से अटैक, बाबू रे पॉसिबल है क्या? आप देखिए इस OH माइनस का फ्रंट से, ठीक है, अगर अटैक की बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है बुआरे, ठीक है। और ऐसा इसलिए कि देखिए इस I पर, ठीक है, निगेटिव चार्ज है और इस OH पर भी क्या है बुआरे, निगेटिव चार्ज है। तो अगर ये OH माइनस इस पोजीशन पर फ्रंट से अटैक करेगा बाबूरे, तो संभव नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या करेगा, ठीक है, सेम चार्ज होने की वजह से, दोनों पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो बुआरे ये संभव नहीं है, ठीक है, कि ये जो है फ्रंट अटैक संभव है ही नहीं। I पर भी नेगेटिव चार्ज, OH पर भी नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल पर, तो बुआरे यहां पर फ्रंट अटैक संभव नहीं है। तो ठीक है, तो बुआरे यहां पर हम कहेंगे कि यहां पर प्रोडक्ट नहीं बनेगा और यहां पर जो कोलिजन हो रहा है बुआरे, वो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हो रहा है और यहां पर आपका मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बात समझ में आया बुआरे? अगर हम इस न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, कि अटैक की बात करें, अगर ये न्यूक्लियोफाइल जो है फ्रंट से अटैक करना चाहेगा तो संभव नहीं है, क्योंकि इस I पर भी नेगेटिव चार्ज है, इस OH पर भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ऐसे कंडीशन में बुआरे, ठीक है, ये है ना इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा और ये फ्रंट अटैक संभव नहीं है, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो बाबूरे ऐसे कंडीशन में फिर क्या होगा, किस तरह से प्रोडक्ट का निर्माण होगा, तो चलिए इस पर भी हम लोग अभी बात करते हैं। ठीक है, अगर यही OH माइनस, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अगर बैक साइड से अटैक करे तो बुआरे ये अटैक संभव है। यहां पर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, जो अगर OH माइनस बैक से अटैक करेगा, ठीक है, ये H अपने ओरिएंटेशन को चेंज करेगा, ठीक है, इधर से आपका OH माइनस आयन बुआरे जुड़ेगा और इधर से I माइनस क्या होगा, हटेगा। तो बुआरे यहां पर जो है ये OH माइनस क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं बुआरे I, ठीक है, माइनस एक तरफ से हट रहा है और OH माइनस अपोजिट साइड से जुड़ रहा है। तो बुआरे यहां पर जो कोलिजन हो रहा है, टक्कर हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हो रहा है। ठीक है, तो ये बुआरे आपका ट्रांजिशन स्टेट हो गया। फिर ये I माइनस अलग हो जाएगा और बुआरे यहां पर आपका प्रोडक्ट मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो ये जो बुआरे यहां पर ये प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ, ठीक है, कोलिजन हो रहा है, ठीक है, यानी इसको हम लोग इफेक्टिव कोलिजन का नाम देंगे। और यहां पर आप देख रहे हैं बुआरे कि मिथाइल अल्कोहल क्या हो गया, प्रोडक्ट बना। फिर से बुआरे आप गौर कीजिए, ये मिथाइल आयोडाइड और, ठीक है, KOH के रिएक्शन से जो मिथाइल अल्कोहल बनता है, तो यहां पर बुआरे ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक, अगर इस न्यूक्लियोफाइल अटैक की बात करें तो ये फ्रंट से कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि I ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन पर, तो इस पर माइनस चार्ज है, इस कार्बन पर प्लस चार्ज है। तो इस न्यूक्लियोफाइल पर भी माइनस चार्ज होने की वजह से कभी फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये भी माइनस चार्ज और इस पर भी माइनस चार्ज, तो एक दूसरे को रिपेल करता है। तो ये संभव नहीं है बुआरे। तो ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ, यहां पर आपका प्रोडक्ट मिथाइल अल्कोहल नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम, ठीक है, बैक साइड से, अपोजिट साइड से इस OH माइनस का अटैक कराएं, ठीक है, तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ अटैक होगा। आप देख रहे हैं बुआरे एक तरफ, ठीक है, I माइनस हट रहा है और दूसरे तरफ से क्या हो रहा है, OH माइनस क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, और यहां पर I माइनस कंप्लीटली हट गया और OH माइनस बुआरे कंप्लीटली जुड़ गया और इस तरह से आपका प्रोडक्ट मिथाइल अल्कोहल बन गया। ठीक है,
इस तरह से आपका प्रोडक्ट मिथाइल अल्कोहल बन गया। तो वो अरे ये आपका SN2 है ना रिएक्शन है। इस पर आगे हम लोगों को हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स चैप्टर पर भी ठीक है डिस्कशन करना। इस पर्टिकुलर अगर हम बात करें इस SN2 रिएक्शन की, अगर हम इस SN2 रिएक्शन की बात करें तो आगे बुआरे हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स में इस मैकेनिज्म पर हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए बुआरे इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बुआरे यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाला है। अगर हम मॉडर्न कॉलिजन थ्योरी की बात करें, यानी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉलिजन थ्योरी, आधुनिक ठीक है टक्कर सिद्धांत के अनुसार बुआरे अगर हम मॉडर्न कॉलिजन थ्योरी की बात करें तो यहां पर जो रिएक्शन रेट होगा ठीक है, अभिक्रिया दर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआरे यहां पर ठीक है P इंटू Z ई रेज टू दी पावर माइनस EA बाय RT। इसको आप ठीक है यहां पर P जो बुआरे स्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर है बुआरे। इस अगर हम मॉडर्न थ्योरी की बात करें, मॉडर्न कॉलिजन थ्योरी की बात करें ठीक है, तो इफेक्टिव कॉलिजन या रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करेगा एक और फैक्टर ठीक है। अगर हम इस मॉडर्न कॉलिजन थ्योरी की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन या इफेक्टिव कॉलिजन जो है एक और फैक्टर पर डिपेंड करेगा और उस फैक्टर को हम लोग क्या कहेंगे बुआरे स्टीरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जिसको बुआरे हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम बात करें ठीक है अर्हेनियस इक्वेशन की तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थ्योरी, अर्हेनियस थ्योरी में क्या कहा गया है बुआरे K इक्वल टू क्या होता है A इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस EA बाय RT होता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू P इंटू Z ई रेज टू दी पावर माइनस EA बाय RT बुआरे ये हो गया मॉडर्न कॉलिजन थ्योरी के अनुसार, और K इक्वल टू A इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस EA बाय RT ये हो गया बुआरे अर्हेनियस थ्योरी के अनुसार। और यहां पर A तो आप जान ही रहे हो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, आवर्ती गुणांक है। तो बुआरे अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम ठीक है कंपेयर करें तो हम यहां पर देखते हैं अगर दोनों को इक्वल कर दें तो हम देख रहे हैं कि A इक्वल टू यहां पर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बुआरे A इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस EA बाय RT इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू Z ई रेज टू दी पावर माइनस EA बाय RT। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि ये और ये कैंसिल हो जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में A इक्वल टू क्या आ रहा है बुआरे P इंटू Z। यानी आप यहां पर कह सकते हैं कि अर्हेनियस फैक्टर क्या है यहां पर बुआरे ठीक है, यानी अर्हेनियस कॉलिजन थ्योरी के अनुसार ये अर्हेनियस फैक्टर क्या है इज द प्रोडक्ट ऑफ P एंड Z। P क्या है बुआरे प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर ठीक है, और Z क्या है बुआरे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है, कंपनावृत्ति है। तो कहने का मतलब है ये जो A है P और Z के गुणनफल के बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये जो कॉलिजन थ्योरी है इस वजह से चूंकि यहां पर फ्रीक्वेंसी फैक्टर A देख रहे हैं P और Z के प्रोडक्ट के बराबर है, तो ऐसे कंडीशन के लिए हम कह सकते हैं कि कॉलिजन थ्योरी क्या है ज्यादा सुपेरियर है ठीक है अर्हेनियस थ्योरी के कंपैरिजन में, यानी कॉलिजन थ्योरी इज सुपेरियर देन ठीक है अर्हेनियस थ्योरी ठीक है बुआरे। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बुआरे, और चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर हम इस कॉलिजन थ्योरी के ड्रॉबैक्स की बात करें तो सिंपल सा आप कह सकते हैं कि इस थ्योरी में रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल को हार्ड स्फेयर माना गया है, लेकिन इसके ठीक है ये थ्योरी इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कोई ज्यादा अटेंशन शो नहीं किया है बुआरे।
इस सिद्धांत में अभिकारक अणुओं को क्या माना गया है? ठोस गोला माना गया है, लेकिन इसके संरचना को समझाने पर विशेष बल नहीं दिया गया है, ज्यादा अटेंशन शो नहीं किया गया है बुआरे। तो इस मॉडर्न कोलिजन थ्योरी का हम कह सकते हैं कि ये एक लिमिटेशंस है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो ना, ये ताकत देता है और ज़्यादा बेहतर काम करने का।